नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे कि जैसे ही आपको पता पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मतलब आप गर्भवती हो गई हैं, उसके बाद आपको पूरे 9 महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आपको प्रिकॉशन रखना है, कैसे आपको डाइट लेना है, अपने बॉडी को प्रिपेयर रखने के लिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या नहीं करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपको पता पड़ता है कि आपका यूपीटी टेस्ट मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आप गर्भवती हैं, तो आपको अपना ख्याल पहले से भी ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप मेरे दिए हुए दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक स्वस्थ प्रेगनेंसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छी प्रसव पूर्व देखभाल आपके और आपके शिशु के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता पड़ते ही जितने जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को फोन करिए और प्रसव पूर्व पहला अपॉइंटमेंट तय करिए और डॉक्टर से अपने प्रेगनेंसी के बारे में पूरी सलाह लीजिए। शुरुआती प्रेगनेंसी में ही आपको डॉक्टर से सलाह लेने के, डॉक्टर से चेकअप करवाने के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे आपको शुरुआत से ही एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए सलाह मिल जाएगी, मतलब डॉक्टर से आप पहले से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे किन चीजों से नुकसान हो सकता है, किन चीजों से बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डॉक्टर से सलाह मिल जाएगी। इसके बाद प्रेगनेंसी के समय पहली तिमाही में जितनी भी जरूरी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है उनको करवाने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके अलावा आप कुछ विशेष स्वास्थ्य परिस्थितियों के लिए पहले से जांच करवा पाएंगे। उनमें आपको कैसे सावधानी रखना है, नहीं रखना है। जैसे कई महिलाओं को कई बार प्लासेंटा अब्रेप्शिया, प्लासेंटा प्रीविया जैसी प्रॉब्लम आती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपको उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आपको किस तरह से सावधानियां रखना है, बेड रेस्ट करना है कि आपको वॉक करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है, कुछ रूटीन वर्क करना है, ये सब चीजों की सलाह पहले से ही डॉक्टर से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अपने लिए कोई अच्छा सा गायनेकोलॉजिस्ट नहीं ढूंढा है, मतलब कोई अच्छा सा डॉक्टर नहीं ढूंढा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप एक अच्छे से डॉक्टर को चुन सकती हैं। आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप अभी से प्लान कर लीजिए कि आप अपनी डिलीवरी कहाँ करवाएंगी, अपने सारे चेकअप्स कहाँ करवाएंगी। कोशिश करिए कि जो आपके डॉक्टर का क्लिनिक हो वो आपके घर से नियर हो, जिससे आपको कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो आप उनसे तुरंत सलाह ले सकती हैं, उनके क्लिनिक जा सकती हैं, उन्हें उनसे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप अपने डॉक्टर का नंबर हमेशा अपने फोन में सेव करके रखें। सही डॉक्टर और अस्पताल चुनने में आपको अभी समय लग सकता है अगर आपने पहले से प्लान ना किया हो, तो इसके लिए आपके पास अभी भी टाइम है। तब तक आप अपने वर्तमान डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताइए कि आपको अगर कोई पहले से बीमारी है तो आप उसके बारे में भी बताइए, कोई समस्या होती है आपको आप उसके बारे में भी बताइए, जिससे आपके जो डॉक्टर हैं आपको प्रेगनेंसी के समय पे सही उपचार दे पाए, मतलब सही ट्रीटमेंट दे पाए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, कोशिश करिए कि जब भी संभव हो आप स्वस्थ और संतुलित आहार ही खाएं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे आप फल खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं रोजाना एक, या फिर जो भी मौसमी फल भी अवेलेबल है मार्केट में इजीली आप उनको ले सकती हैं। पर आप पहले उन चीजों का ध्यान रखिए कि कौन से फल आपको प्रेगनेंसी में खाना है, कौन से नहीं खाना है। इसकी जानकारी भी आप अपने डॉक्टर से ले सकती हैं। वैसे मैं भी जल्द से जल्द एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी के समय पे आपको किस तरह के फल खाना चाहिए, किन से आपको बेनिफिट है, और ऐसे कौन से फल हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरे अगले वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं पूरा वीडियो उसके ऊपर ही बताऊं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जितने भी स्टार्च युक्त भोजन होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जैसे चावल, रोटी, ब्रेड और पास्ता, आप जो भी खाती है उनमें से 1/3 से थोड़ा ज्यादा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होना ही चाहिए। सफेद अनाज की जगह संपूर्ण अनाज वाली वैरायटी चुनें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर मिल सके। इसके अलावा आपको प्रोटीन से युक्त भरपूर मात्रा में पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे मछली, कम वसा वाला मांस, अंडे, या फिर अगर आप बीन्स की वैरायटी में देखें तो आप मूंगफली खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, लोबिया, मूंग या फिर जो साबुत मूंग होती है वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप मेवे, सोया या फिर दाल जैसी चीजों को खा के भी अपनी प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूध और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल प्रतिदिन भरपूर मात्रा में करना है, जैसे दूध, दही, छाछ, चीज, पनीर, इन सब चीजों का आप उपयोग भरपूर मात्रा में करिए। सप्ताह में 2 हिस्से मछली, जिसमें से एक सप्ताह तेलीय मछली जैसे रावस, पेड़वे या फिर बांगड़ा का होना चाहिए। मछली में प्रोटीन, विटामिन डी, खनिज और ओमेगा फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
और अगर आप शाकाहारी हैं मतलब वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा फैटी एसिड अन्य खाद्य पदार्थों से भी ले सकती हैं, जैसे मेवे, बीज, सोया उत्पाद या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। याद रखिए कि आपको गर्भावस्था में 2 लोगों के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं है। आप जो खाती हैं वो आपके शिशु के लिए पर्याप्त है। गर्भावस्था के दौरान 3 से 4 बार आपको दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, जिसको हम फ्रीक्वेंट डाइट भी कहते हैं। एकदम से हपस के बहुत सारा खाना नहीं खाना है। जनरली हमारे डॉक्टर्स गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में 300 कैलोरी के अतिरिक्त कैलोरी लेने की सलाह देते हैं। तो याद रखिए, हम किसी बड़े व्यक्ति के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, एक नन्हे से शिशु के लिए जो हमारे गर्भ में पल रहा है उसके लिए खा रहे हैं। तो उसके लिए जो आप दिन भर में फ्रीक्वेंट डाइट ले रहे हैं, मतलब जो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, वो पर्याप्त है। बस ये याद रखिए कि जो आप खा रहे हैं वो स्वस्थ हो और हेल्दी हो, वो अनहेल्दी ना हो, जिससे आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। जो भी आप अच्छा खाते हैं, जो भी स्वस्थ और बैलेंस डाइट लेते हैं, वो आपके बच्चे तक आपके थ्रू पहुंच जाता है। याद रखिए, आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रहना है, मतलब आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। मतलब आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। इसके लिए आप रोज एक नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको रोज एक बड़े कप में, मतलब 1 ग्लास के लगभग, टोन्ड मिल्क, मतलब बिना मलाई वाला जो दूध है, वो आपको रोज 1 ग्लास कुनकुना पीना। इसके अलावा आप ताजे फलों का जूस और सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आप जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। मतलब आपको खाने की स्वच्छता पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉशिंग पे विशेष ध्यान देना है कि आप जब भी कोई खाने वाली चीज को छुएं उसके पहले आप अच्छे से अपने हैंड वॉश करें। और कुछ भी, जो भी फल खा रही हैं, जो भी सामान आप ले रही हैं बाहर से, पहले तो बाहर की चीजें आपको बिल्कुल मना है। इसके अलावा आप अगर बाहर से कोई भी फल ले रही हैं तो उसको ये ध्यान रखिए कि अच्छे से वॉश करें, मतलब अच्छे से धोएं, इसके बाद ही आप खाएं। क्योंकि कोई भी परजीवी, मतलब कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर उस फल के थ्रू आपके पेट में जाता है तो वो सबसे पहले आपके जो बच्चा है उसको नुकसान पहुंचाएगा, और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में आपका गर्भपात भी हो जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या चीज खा रही हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपको कच्चा दूध नहीं पीना है, आपको अधपका खाना नहीं खाना है, बाहर की जैसे चाउमीन या फिर जो भी फास्ट फूड होते हैं उनको नहीं खाना है, उनसे दूरी बनाना है। क्योंकि जो चाउमीन होता है उसमें अजीनोमोटो होता है जो आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप बाहर की चीजों से दूरी बना लें। जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, आपको वो नहीं खाना है। इसलिए खाने से पहले ये इंश्योर जरूर करें कि जो आप खा रहे हैं वो खाने लायक है, हेल्दी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लें, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तब की बात कुछ और होती है, और अब जब आप प्रेग्नेंट है तब की बात कुछ और है। आप अपने लिए नहीं खा रहे हैं, अपने होने वाले बच्चे के लिए खा रहे हैं। इसके बाद मेरा चौथा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने शरीर के आयरन के लेवल पे विशेष ध्यान रखना है। भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हर 10 में से 6 महिलाओं में होता है। इसका मतलब यह है कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उसके पहले से ही कई महिलाओं में आयरन की कमी होती है। आपको अपने शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक और टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स और भरपूर मात्रा में आयरन से युक्त खाद्य पदार्थ खाइए, जिससे आपका जो आयरन का लेवल है वो बना रहे। शाकाहारी आहार में आयरन की मात्रा आमतौर पर कम होती है, इसलिए अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको अपने आयरन के लेवल पे, मतलब आपको अपने खान पान में विशेष ध्यान देने की बहुत जरूरत होगी। इसके अलावा आपको प्रसव पूर्व, मतलब डिलीवरी के पहले, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। जैसे आप प्रथम तिमाही में फॉलिक एसिड लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो खतरे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स आपको प्रथम तिमाही में टैबलेट फॉलिक एसिड खाने की सलाह देते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब द्वितीय और तृतीय तिमाही में, टैबलेट आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन खाने की सलाह देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने जो डेली का रूटीन है, मतलब डेली डाइट में सब कुछ इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, जिससे हमको जितनी मात्रा में आयरन चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, कैल्शियम चाहिए और मल्टीविटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है भरपूर मात्रा में। प्रेगनेंसी के दौरान हमको बैलेंस डाइट लेना है, जो हम कई बार नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम जो सप्लीमेंट्स होते हैं टैबलेट फॉर्म में, वो लेकर अपनी आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन की जो पूर्ति होती है उसको कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कैल्शियम युक्त विटामिन डी के सप्लीमेंट्स टैबलेट फॉर्म में जरूर लेना है, जिससे आपके बच्चे का जो बोन डेवलपमेंट होता है, मतलब हड्डियों का जो विकास होता है आगे के लिए भी और अभी भी स्वस्थ हड्डियों के लिए आपको कैल्शियम युक्त विटामिन डी के सप्लीमेंट जरूर लेना है।
इसके अलावा आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स है वो आपको गर्भावस्था के दौरान तो लेना ही है और गर्भावस्था के बाद भी लेना है, जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। स्पेशली आपको 6 महीने तक ये तीनों टैबलेट्स लेना है। इसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान ओमेगा फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने नेचुरल डाइट से मतलब नेचुरल आहार से ओमेगा फैटी एसिड नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात कहना चाहूंगी कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स, हर्बल उपचार या फिर डॉक्टर की बिना पर्ची की दवा लेने से आपको बचना चाहिए। कोशिश करिए कि आप जितनी भी सप्लीमेंट्स या दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर की परमिशन से ले रहे हैं या डॉक्टर की सलाह से ही ले रहे हैं, क्योंकि कई बार इन चीजों में, इन सप्लीमेंट्स में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान व्यायाम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करिए कि आप व्यायाम करना गर्भावस्था के पहले से ही शुरू कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी व्यायाम करें वो हल्के हों और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप व्यायाम करें, क्योंकि कई बार उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उस दौरान आपको कौन से व्यायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये आपके डॉक्टर ज्यादा अच्छे से आपको सलाह दे पाएंगे। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान पहले से ही एक्सरसाइज करती हैं, मतलब व्यायाम करती हैं, उनमें बीपी का खतरा बहुत कम होता है, उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इलास्टिसिटी होती है वो पहले से ही बड़ी होती है। इसके अलावा उनका जो वेट होता है वो अतिरिक्त नहीं बढ़ता है, मतलब जितना बढ़ना चाहिए सिर्फ उतना ही बढ़ता है। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से एक्सरसाइज करती हैं उनका डिलीवरी के बाद वापस से वैसे ही शेप आ जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे योगा हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारे मेडिटेशन है, पर आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी नहीं करना है। आप अपने अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपको किस तरह का योगा करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए वॉक करना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप कोशिश करिए कि अपने रूटीन में वॉक को इंक्लूड करें। मतलब आपको चलना है, जितना चल सकती हैं धीरे धीरे चलिए। आप प्रेगनेंसी के दौरान जितनी वॉक करेंगी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के शराब का सेवन नहीं करना है। पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में ये जरूरी है कि आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। पहली तिमाही में शराब का सेवन करने से गर्भपात हो सकता है और तीसरी तिमाही में शराब का सेवन करने से जो शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में सलाह दी जाती है कि आप अपनी पहली तिमाही में शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। लेकिन जो महिलाएं शराब की आदी हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो शराब की क्वांटिटी है वो 1 या 2 यूनिट से ज्यादा ना हो, और वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार। रेगुलर शराब का सेवन नहीं करना है। नियमित तौर पे बहुत ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं में फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे को जन्म देने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे शिशुओं में पढ़ना, लिखना, सीखना की अक्षमता से लेकर गंभीर जन्म दोष तक हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको गर्भावस्था के दौरान कैफीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कैफीन के सेवन से आपका गर्भपात तक हो सकता है। कैफीन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट या फिर कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स है जिनमें कैफीन पाया जाता है। जैसे कि शराब के लिए कहा गया है वैसे ही कैफीन के लिए भी है कि अगर हो सकता है तो आप कैफीन का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करना आपके लिए और आपके शिशु के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। चीजों से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता और बाय बर्थ जितनी भी बीमारियां होती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं, वो सब हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों के सेवन से महिलाओं को बचना चाहिए। इसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान भरपूर नींद लेनी है, अच्छे से आराम करना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और अच्छा ही करना है। क्योंकि आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं, आपके जो दिमाग के थॉट्स हैं वो बच्चे तक आपके थ्रू ही जाते हैं। इसलिए जैसा माँ सोचेगी वैसा ही बच्चा सोचेगा। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब भी आप सोएं या जब भी आप लेटें तो अपने लेफ्ट साइड में ही करवट लेके लेटें और करवट लेके ही उठें। कभी भी आपको सीधे नहीं उठना है, पेट में एकदम से वजन नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करिए कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही लेटे। और अब बस एंड में आपको इंपॉर्टेंट से टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स ना हो तो उसके लिए आप पहले से ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और कोई भी अच्छा सा ऑयल ले लें। आप चाहें तो नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर बादाम का तेल ले सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको टिप्स दिए हैं वो गर्भावस्था के दौरान जरूर ट्राई करिएगा। और लास्ट में जो आपको मैंने ब्यूटी टिप्स दिए हैं स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, वो चाहें तो आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स जो आ जाते हैं उनको कैसे खत्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं जितनी भी नई वीडियो डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिल पाए।
मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है कोई ऐसी महिला हो जिसकी पहली प्रेगनेंसी कंफर्म हुई हो और उसको कोई आइडिया ना हो कि गर्भवती महिला का जो 9 महीने का सार होता है वो मैंने आपको बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत छोटे से वीडियो में डिस्क्राइब किया है। हो सकता है आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिल पाए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।